नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ फैक्ट किससे संबंधित, मौर्य साम्राज्य से संबंधित, जो किसी भी परीक्षा में, चाहे आप एसएससी की परीक्षा में बैठे हैं, चाहे यूपीपी, चाहे रेलवे, चाहे यूपीएससी, चाहे पीसीएस की परीक्षा में जिसमें कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं तथ्यों का कलेक्शन करके, तो जहाँ से जिस तथ्य से प्रश्न बन सकते हैं उन तथ्यों का कलेक्शन है। तो 10-20 फैक्ट होंगे। आइए चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जान लें कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य को बचपन में किस नाम से पुकारते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। बचपन का नाम उनका विष्णुगुप्त था। मौर्य साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी सम्राट था वो कौन था? अशोक। अशोक सिर्फ मौर्य साम्राज्य का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे महान सम्राट प्राचीन भारत में कौन है? अशोक ही है। ठीक है, तो उसी मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि कुम्हरार कुम्हरार और बुलंदी बाग ये क्या है। ठीक, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि कुम्हरार और बुलंदी बाग क्या है, तो ये मौर्यकालीन पाटलिपुत्र से संबंधित स्थल का नाम है, जगहों का नाम है। ठीक, अगला ये पूछ सकता है कि जो मिस्र का शासक तुर्मै था वो किसका समकालीन था, या निम्नलिखित में से अशोक के समकालीन जो शासक तुर्मै था वो कहाँ का शासक था, और 4 देश के नाम दे देंगे, इस तरह से बनाएगा प्रश्न। तो मिस्र का शासक तुर्मै अशोक के समकालीन था। तुर्मै कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। अगला फैक्ट लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र ये किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य कौन है? चंद्रगुप्त के गुरु हैं। ठीक, इनकी सबसे फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके बारे मतलब जिस किताब के माध्यम से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मिलती है कि सम्राट कौन थे, राजा के कर्तव्य क्या थे, विस्तृत कर प्रणाली और वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र कहने को तो पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन एक तरह से राजनीति के सिद्धांत पर आधारित ये किताब है। अगला कुछ फैक्ट लिखा हुआ है कि जस्टिन एक इतिहासकार है, उन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को वो क्या कहता था? डाकुओं का गिरोह कहता था, कि चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो डाकुओं का गिरोह था। तो ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? तो जस्टिन ने कहा है। अगला, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था बता रहा है कि 3 स्तंभ में थे जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। वो स्तंभ कौन थे? कृषि, पशुपालन या व्यापार, वाणिज्य या व्यापार। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मान लीजिए आज आपसे पूछा जाए कि सरकार कितने भारत की सरकार या सरकार के कितने अंग हैं, तो आप कहेंगे 3 अंग हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ऐसे ही मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी, कितने उस पर टिकी हुई थी, उसके 3 अंग थे। कौन कौन से? सबसे पहला कृषि। कृषि आप जान रहे हैं आज भी भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, तो तब भी कृषि था, शुरू से कृषि ही था। तो एक तो कृषि हो गई, दूसरा पशुपालन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, और तीसरा व्यापार। ये वहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था। ठीक है, और जिनको सम्मिलित रूप से कहा क्या जाता था? वार्ता कहा जाता था। वार्ता माने लेमैन लैंग्वेज समझ लें, जब क्लास में आप लोग रहते हैं तो कैसे बोला जाता है? ज्यादा वार्तालाप ना करो ना, वार्तालाप यानी बातचीत, बात ना करो। ठीक, तो इनको हालांकि मौर्य काल में इसको वार्ता कहा जाता था सम्मिलित रूप से। अगला फैक्ट लिखा हुआ है, मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये कि मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था, जो यहाँ पे भारत पे हमला नहीं कर सका था, बाहर से ही लौट गया था। मेगस्थनीज की ही पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। देख रहे हैं एक एक फैक्ट में कई कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। अगला फैक्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त नाम का प्राचीनतम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त हुआ है। हम जो इतिहास आजकल पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमें शुरू से पता रहा होगा, कहीं कहीं से कलेक्शन मिला होगा ना। तो चंद्रगुप्त नाम का जो प्राचीनतम सबसे पुराना उल्लेख मिलता है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है।
ठीक। अभी हमने बताया अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य यानी चाणक्य की रचना है। इसकी तुलना बहुत पूछता किससे की जा सकती है, मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। यानी प्रश्न पूछेगा कि मैकियावेली के प्रिंस की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है, और किताब दे देगा कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम या कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ऐसे 4 विकल्प आपको बना देगा। तो आपको याद रखना है कि मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। इनफैक्ट भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, तो कौटिल्य को ही कहा जाता है। ठीक है। अगला फैक्ट लिखा हुआ है कि अशोक का गुर्जरा लघु शिलालेख ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले से मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक, आइए पेज पलटते हैं। प्रश्न पूछेगा कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस किस लिपि में मिलते हैं, तो ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, अरमाइक और ग्रीक लिपि, यानी 4 लिपि में उसके अभिलेख मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। ठीक है। अगला लिखा हुआ है मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका और अशोक के जो अभिलेख और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जो मौर्यकालीन समाज था उसके बारे में इतिहासकारों को पता कहाँ कहाँ से चला, तो 4 सोर्सेज लिखे हुए हैं। पहला तो कि कौटिल्य की जो किताब है अर्थशास्त्र उससे, दूसरा मेगस्थनीज की जो किताब है इंडिका, तीसरा अशोक ने खुद इतने अभिलेख, स्तंभ लेख सब खुदवा के गया था। अभिलेख माने क्या होता है, पत्थर, और पत्थर पे कुछ कुछ गुदवा गया था, कुछ कुछ माने तमाम जानकारियां जिससे आज हम इतिहास जान पा रहे हैं। ठीक, जब हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोर्स माने स्रोत, कहाँ कहाँ से चीजें जान मिली, तो अभिलेख पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक, और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि मौर्यकालीन समाज कैसा था। लिखा हुआ है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसे शासन के सिद्धांतों की पुस्तक की संज्ञा दी जाती है। ठीक, फिर वही बात अभी हमने रिपीट किया कि बेशक अर्थशास्त्र का नाम अर्थशास्त्र है, जो सुनने में इकोनॉमिक्स सा लगता है, लेकिन इसमें शासन यानी राजनीति कैसे की जाती है, ये सारे सिद्धांतों की चर्चा है। ठीक, अगला प्रश्न, फिर वही बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में ही लिखा है कि ये राजनीति और लोक प्रशासन में लिखी गई पहली प्रामाणिक पुस्तक है। इसके पहले राजनीति या शासन कैसे चलता है, राजनीति माने राज करने की नीति, कैसे, जो आजकल राजनीति बड़ा पॉपुलर शब्द है ना, पहले ये राजा के संबंध में लागू होता था कि एक राजा कैसे राज करेगा। ठीक, नीति क्या होंगी, पॉलिसीज क्या होंगी राज करने की, एक राजा को कैसे रहना चाहिए, ये राजा के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख भी इन्होंने किया है कौटिल्य ने। तो सबसे पहले यही ऑथेंटिक पुस्तक है, कौन सी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्हतक को अस्थाई दास बताया है। ठीक, अर्हतक को अस्थाई दास बताया है। अगला, फिर अर्थशास्त्र के 13वें अधिकरण में शत्रु देश के दुर्गों पर कब्जा करने के उपाय सुझाए गए हैं। माने ये बहुत डीप सा क्वेश्चन है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर ये बहुत डीपली पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र में ये कौन से अधिकरण में बताया गया है कि कैसे दुश्मन देश के दुर्ग पर कब्जा करा जाए, ये भी उपाय सुझाया गया है। कौटिल्य का नाम का लिटरल मीनिंग अगर देखें तो होता है कुटिल बुद्धि। राज करने में जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे रहेंगे तो ही आप राज कर पाएंगे, आपको कुटिल बुद्धि का भी, माने आपको साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दारा शिकोह का, आपने नाम सुना होगा। दारा शिकोह कौन था, दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, औरंगजेब का भाई था। ठीक, वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, लघु अकबर भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, अच्छी अच्छी चीजें करता था, बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था, उसको लगता था सब मिलजुल के रहें, सब बड़े अच्छे से रहें ना। बल्कि इतना अपने पापा को दुलारा था कि शाहजहां ने दारा शिकोह को दिल्ली से बाहर कहीं भेजा ही नहीं, दिल्ली में अपने पास ही रखा कि नहीं नहीं तुम यहीं रहो, तुम्हारा यहीं से देख रहे हो। बाकी औरंगजेब को देखिए दक्षिण भारत की सूबेदारी मिली थी, और बाकी जो उनके सास शुजा और मुराद बख्श भाई थे सबको अलग अलग मिला हुआ था, लेकिन दारा शिकोह बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे, तो इस वजह से वो राज नहीं कर पाए। दारा शिकोह का अंत जितना भयानक हुआ है उतना भयानक इतिहास में शायद सुनने में नहीं मिलता है, कितना भयानक किसी का अंत हुआ है कि अपने ही भाई द्वारा, ठीक,
हत्या कर दी गई और उसका सर काट के उसी के बाप के सामने गिफ्ट के रूप में पेश कर दिया गया। तो इतना भयावह अंत था। कहने का मतलब अगर आपको राज करना है तो आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको दुश्मन देश पे कैसे अटैक करना है, कैसे कब्जा करना है, आपको ये भी आना चाहिए। और ये अर्थशास्त्र के 13वें अधिकरण में बताया गया है। दयागत माने क्या होता था? ये वर्ड मीनिंग लिखी हुई है। दयागत माने क्या होता था, या पूछेगा प्रश्न कि दया मौर्य काल में दयागत शब्द से क्या तात्पर्य था? तो पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास, इसका मतलब ये होता था। अगला, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन? वही अभी रिपीटेड हुआ है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ठीक, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब ये आपको याद हो जानी चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी प्रश्न में, किसी भी एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, उनके अनुसार, मेगस्थनीज भाई साहब के अनुसार क्या नहीं था, क्या क्या उन्होंने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा यानी लोग किसी को अपना, दास प्रथा का जो सबसे भयावह रूप था वो अमेरिका में होता था। वहाँ लोग अश्वेतों को गुलाम बना के रखते थे। दास मतलब समझते हैं? आदमियों की खरीद फरोख्त होती थी कि तमाम आदमी खड़े हुए हैं। जैसे अगर आप बलरामपुर में रह रहे होंगे, ठीक, तो आप बड़े पुल एक इलाका जानते होंगे। वहाँ पे सुबह आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि मजदूर बड़ी संख्या में खड़े हैं। ठीक, कि अगर आपको कुछ काम कराना हो तो यहाँ से लेबर उठा लीजिए। लेकिन अब आपको पता है कि ये लेबर मिलेगा दिहाड़ी है। आपने काम कराया जो 400-500 जो भी उसकी दिहाड़ी फिक्स है, आप देंगे फिर वो फ्री हो जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसे बाजार लगती थी दासों की, और बड़े-बड़े राजा आते थे, जिनको जो अच्छा लगता था उस आदमी को खरीद लिया जाता था और उससे अनकूथ का काम कराया जाता था, अंधाधुंध काम कराया जाता था। यानी वो आदमी नहीं, वो सामान की तरह ट्रीट होता था कि नहीं ये वाला ज़्यादा हट्टा-कट्टा है, इसको खरीदो, नहीं ये कमज़ोर है, ये जो कमज़ोर रहता था वो बिकता ही नहीं था। तो ये भयावह स्थिति थी दास प्रथा की, और सबसे गंदी दास प्रथा अमेरिका में ही प्रचलित थी। ठीक, अगर भारत के संदर्भ में समझेंगे तो मेडाइवल हिस्ट्री से प्रश्न पूछता है कि किस राजा के या दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन में सबसे ज़्यादा दास थे? तो फिरोज शाह तुगलक, ये नाम याद रख लीजिए आप, बहुत प्रश्न पूछता है। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। वैसे तो फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया, दारा शिकोह को लघु अकबर कहते हैं। इतने अच्छे होने के बावजूद अकबर से जिसकी संज्ञा दी जा रही है, अकबर जितना सहिष्णु, अकबर जितना लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा था, बावजूद इसके फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज्यादा दास थे। पता है कितने? 1,80,000 दास थे। बल्कि इसी के लिए इन भाई साहब को, किनको? तुगलक भाई साहब को दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान बनाना पड़ा था। एक अलग से विभाग बनाना पड़ा था कि भाई एक विभाग बनेगा जिससे सब लोग ये रहे, देख रेख हो सके। भाई इतने सारे दास हैं तो कोई विभाग तो बनाना पड़ता, कैसे देखा जाएगा। लेकिन तब के मौर्य साम्राज्य में मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। ठीक, भारत में अकाल नहीं पड़ता था। ठीक, यानी भारत कितना समृद्ध था, आराम से इतना अच्छा खासा खेती बाड़ी होता था कि सबको पेट भर भोजन नसीब होता था। ठीक, ये कितनी अच्छाई थी। लेकिन भारत में लेखन कला का अभाव था। मेगस्थनीज के अनुसार लिखने के लोग आदि नहीं थे, लेखन कला उस तरह से विकसित नहीं थी। बल्कि क्लास में आज ही देख लीजिए, अगर आजकल अभी क्लास में क्या दिया जाए कि चलो कॉपी निकालो, खोलो, लिखो, देखिए तुरंत बच्चे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, लिखवाइए नहीं, लिखना कोई नहीं चाहता है। ये मेगस्थनीज को बहुत पहले से पता था कि लेखन कला का अभाव था। खैर ये तो मजाक का भाग था। और भारत में 7 प्रकार की जातियां थीं। ठीक है, 7 प्रकार की जातियां थीं। ठीक, यानी जाति बटी हुई थी, लेकिन मेगस्थनीज के अनुसार जाति कौन कौन सी थी? दार्शनिक, किसान, चरवाहा, व्यापारी, योद्धा, पर्यवेक्षक और पार्षद। यानी ये सब जातियां, यानी दार्शनिक एक जाति हुआ करती थी, किसान एक जाति हुआ करता था, चरवाहा एक जाति हुआ करता था, व्यापारी एक जाति हुआ करता था। मेगस्थनीज के अनुसार 7 जातियों में समाज बटा हुआ था। जबकि आपने वैदिक काल में क्या पढ़ा है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, 4 वर्णों में, 4 जातियों में समाज बटा हुआ था। पर मेगस्थनीज के अनुसार 7 जातियों में बटा हुआ था। आइए आगे, जो द्वितीय पृथक लेख है सम्राट अशोक का, वो क्या कहता है कि सम्राट अशोक की इच्छा है कि उससे डरे नहीं, उसमें विश्वास रखें तथा वे उससे सिर्फ सुख ही प्राप्त करेंगे, दुख नहीं। ये किसमें लिखा हुआ? द्वितीय पृथक लेख में लिखा हुआ है। फिर अगला वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है कि पार्श्व क्या होता था मौर्य काल में? तो पार्श्व व्यापारी के अधिक लाभ पर वसूला जाने वाला कर था।
समझ रहे हैं कि एक व्यापारी है, व्यापार कर रहा है। देखिए, कर एक ऐसी चीज है जिससे सरकार को बड़ी आय होती थी, ठीक है। सीधी सी बात, एक बेसिक चीज समझ लीजिए, जब भी कोई व्यवस्था, कोई शासन व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ चल रही है, बड़ी अच्छे से सिस्टमेटिक चल रही है, इतनी संपन्न है, तब जान लीजिए कर प्रणाली बहुत अच्छी रही होगी, ठीक। टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा रहा होगा, इसी वजह से कोई सरकार अमीर होती है। और सिस्टम ऐसा नहीं कि शोषण करके, कहाँ किससे कितना लेना है, किस अनुपात में लेना है, पता चल रहा है कि एक गरीब से जबरदस्ती, फिर वही मेडावल हिस्ट्री की बात है। एक भाई साहब और, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तुगलकी फरमान चालू हो गया था, ये मुहावरा कहा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने बुद्धि बड़ी अच्छी लगाई थी। गंगा यमुना दोआब पे कर बढ़ाया था, क्योंकि दोआब बड़ी उपजाऊ भूमि होती है, और उपजाऊ भूमि पे ज्यादा फसल उपजेगी, जब ज्यादा फसल उपजेगी तो बढ़ा दिया उन्होंने टैक्स वहां पे। लेकिन पता चला अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के बावजूद उनकी जो स्टेट मशीनरी थी, जबरदस्ती जाके नहीं, 2 कर राजा ने कहा है, 2 कर राजा ने कहा है, तो पता चला फिर उनको अलग से दीवाने को ही बनाना पड़ा, ठीक। कि कृषि विभाग जिसको बोलते हैं, कि अब किसान विद्रोह कर दिए, भाई पागल है राजा, जब हुआ ही नहीं कुछ तब कैसे लिया जाए। तो अगर नीतियां बन रही हैं और अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो वो स्टेट बहुत बड़े अच्छे से उपजेगा। तो ये मान लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई भी इतिहास में कहीं भी का सिस्टम देखेंगे, किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य के समय का, कि अगर सब कुछ सही से चल रहा है, तो वहाँ का टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा रहा होगा। तो पार्श्व क्या होता था, जब व्यापारी अधिक लाभ कमा ले, एक सीमा से अधिक लाभ कमा ले, तो उसे कर ले लिया जाता था, उसी को पार्श्व कहते थे। विविध क्या होता था, विविध एक चारागाह कर होता था, ठीक है। जैसे आज जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या टैक्सेशन लॉ पढ़ते हैं, तो पढ़ते नहीं है डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, या छोड़ो सब कुछ, एक चीज तो जानते होंगे ना, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं माल, वस्तु एवं सेवा, सॉरी, वस्तु और सेवा कर। अगला, ये वर्ड मीनिंग, कुछ वर्ड मीनिंग लिखी है, जल्दी से देख लेते हैं। उत्संग क्या होता था, उत्संग, प्रजा जब राजा को कोई गिफ्ट देती थी, उपहार देती थी, उसको उत्संग बोलते थे। तरदे क्या होता था, पुल पार करने पर लिया जाने वाला, बताओ हाल। पुल समझते हैं ना, ब्रिज, ब्रिज पार करते थे, उस पे कर ले लेते थे कि भैया तुम, ये ठीक उसी तरह हो गया ना, जैसे टोल टैक्स आज लिया नहीं जाता है, देते होंगे आप लोग ना, जब अगर मान लीजिए बड़े बड़े हाईवे पे टोल टैक्स लगा होता है, टोल नाका लगा होता है, पैसा दो तब गाड़ी आगे जाती है, तो वैसे ही पुल पार किए, लो लो पैसा दो, तो वो उसको क्या बोलते थे, कर दे बोलते थे। द्वार दे, आयातित वस्तु पर पुनः लगने वाला बाजार कर, ठीक। आयातित माने जो बाहर से चीजें मंगाई जाती हैं, निर्यात माने जो भेजी जाती हैं, आयात माने जो मंगाई जाती हैं, एक तो मंगाई गई है, उस पर बाजार में फिर से कर लग जाता था, उसको द्वार दे बोलते थे। और देशोपकार या अनुग्रहिक, ये वैसी वस्तुएं जिन्हें आयात करने पर द्वार दे नहीं लगता था, उनको देशोपकार या अनुग्रहिक बोलते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला पॉइंट, फिर अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों, दुर्ग क्या होता है, दुर्ग सेफ्टी के लिए जो बनाया जाता था ना, जैसे मान लीजिए ये आपका राज्य है, और राज्य के चारों ओर बड़ी बड़े बड़े दुर्ग, बड़े बड़े दीवारें घेर दिया जाए, किलेबंदी जिसको बोलते हैं ना, जिससे सेफ्टी रहे। तो 4 प्रकार के दुर्ग का उल्लेख है अर्थशास्त्र की, किसकी पुस्तक है, कौटिल्य की। कौटिल्य के बचपन का क्या नाम है, विष्णुगुप्त। ये बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए बार बार, ठीक है, सुनने से याद होने की क्षमता बढ़ती है। कितने प्रकार के दुर्गों का, 4 प्रकार के, औदक, पर्वत, धानवन और वन दुर्ग का उल्लेख मिलता है, 4 प्रकार का, ठीक। फिर वर्ड मीनिंग लिखा हुआ 3 ठो। ध्वजाहत माने क्या होता था, ये देखिए, युद्ध में जीता हुआ दास, उसको ध्वजाहत बोलते थे, ठीक। अभी आप कहेंगे कि मेगास्थनीज ने तो कहा था कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। अब ये मेगास्थनीज के अनुसार है, क्या था क्या नहीं ये अलग बात है, सब राइटर का अपना अलग अलग व्यू होता है ना। तो जो मेगास्थनीज ने देखा, अब मेगास्थनीज तो लिख देते लेखन कला नहीं थी, तो क्या लेखन कला थी ही नहीं, ऐसी बात थोड़ा होना है कि वो सब, अब उनके अनुसार क्या था, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। क्रीत क्या होता था, खरीदा हुआ दास। ध्वजाहत जो युद्ध में जीता हुआ दास होता था, क्रीत खरीदा हुआ दास। और प्लवक किसको बोलते थे, रस्सी पर नाचने वाले को, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार, जैसे आप ये देखिए, अभी हम बताए ना, और काल में 4 जगह से चीजें पता चलती हैं, इंडिका से पता चलती है अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य ने अपने अनुसार कुछ कुछ लिखा होगा, मेगास्थनीज ने अपने अनुसार लिखा होगा, ठीक, ये भी तो बात समझिए।
अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में वर्ष में 3 प्रकार की फसल उगाए जाने का उल्लेख है। ठीक, सीधी सी बात है। आज भी आप भूगोल पढ़ते हैं तो 3 ही प्रकार की फसलें पढ़ते हैं। कौन सी? रबी की, खरीफ की, जायद की। केवल नाम बदले हैं, बात वही है सारी। रबी की फसल को क्या कहते थे? हेमन कहते थे। खरीफ की फसल को ग्रीष्मिक कहते थे और जायद की फसल को केदार कहा जाता था। केवल नाम बदला है, सीधी सी बात है। नाम ही तो बदलेगा और क्या पूरा सिस्टम थोड़ा ना बदल देंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले जो जायद की फसल थी वो रबी के मौसम में, अरे भाई जो तरबूजा खरबूजा है वो आप गर्मियों में ही तो उसको उगा पाएंगे। ऐसा थोड़ा ना कि तब पहले जमाने में ठंडी मुकती थी, बस नाम अलग अलग हो गया है। ठीक है, अगला, अशोक के धम्म की परिभाषा। धम्म माने क्या? धर्म। धर्म को ही पाली भाषा में धम्म बोलते हैं। इसकी परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ठीक, स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या है? स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण माने स्व, खुद पे कंट्रोल करना, ये मेन चीज है। ठीक है, और इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति हुई। पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आज आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी जान पाए होंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसे ही और तमाम सारे इतिहास के वीडियो के लिए एक प्लेलिस्ट बनी है इतिहास की, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे उसका। आप सारी वीडियो जरूर देखिए जिससे परीक्षा में आपको सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।